फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है। और आपने जो पूरा अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा वो बिल्कुल अच्छे से किया होगा और आपका पेपर जैसा भी गया हो, ठीक है। अब उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज जब तक हम पेपर की तैयारी कर रहे हो हमें पूरी जी जान से, ठीक है, पूरी मेहनत से प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद हमें रिजल्ट छोड़ देना चाहिए भाई, क्योंकि आपने जितनी प्रिपरेशन की होगी आप खुद से जानते होंगे कि मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है। तो अब आप आगे की प्लानिंग कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मौका है हमारे पास, हो सकता है, तो बिल्कुल भी आप जितना भी मार्क्स आ रहा है आप मुझे बताइए, उसके हिसाब से देखेंगे कट ऑफ कितनी जा रही है। ठीक है। जिस तरह का पेपर था ओवरऑल हम कहेंगे कि पेपर आसान भी नहीं था और टफ भी नहीं, मॉडरेट कैटेगरी का पेपर था। ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमारी फिजिक्स थी भाई, फिजिक्स में तो कोई भी बच्चा मना नहीं करेगा अदनान भाई। फिजिक्स तो बहुत आसान थी। फिजिक्स सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, आसान थे। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने बताए थे, मोशन से ले लो, चाहे चाहे वर्क एनर्जी से ले लो, या फिर आपके उससे क्या बोलते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन थे। तो ये सारे जो हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे उससे ही हमारे बहुत सारे 60 to 70% क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम बात करें ओवरऑल 16 क्वेश्चन में से हमारे 14 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, एक बार में ही हो जाएंगे एक ही फार्मूले के अंदर। बट कुछ क्वेश्चन है जिनमें आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है। सो आई होप कि आपका फिजिक्स तो बहुत बढ़िया गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। बिकॉज ये सारी चीज़ें तो मैंने जो वीटी ग्राफ की बात ले ली उसको उसको मैंने क्लियर किया था। और वर्क एनर्जी पावर वाले में मैंने बताया था आपको एफ एस कॉस थीटा वाला। उससे तो डायरेक्ट एंगल पे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन उसमें जो है वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे एक क्वेश्चन आया है। उसको अब हम ही सॉल्व करेंगे, अभी हम देखेंगे उसका क्या आता है आंसर। ठीक है। और जो मैथ की बात कर लो भैया, मैथ मैथ थोड़ा टफ क्वेश्चन था। टफ क्वेश्चन इन द सेंस बिकॉज उसमें कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा दे दिया था इस बार। सो जो भी कट ऑफ गिरेगी नीचे वो मैथ की वजह से ही गिरेगी। ठीक है। सो बच्चों का जो आई थिंक गलत होने वाला है, अगर देखा जाए तो मैथ चूँकि एक टफ पोर्शन था, तो बच्चे भी बता रहे थे कि नंद भाई मैथ जो था वो ज़्यादा टफ था। सो आई थिंक फिर भी ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट कैटेगरी का ही माना जाएगा, बिकॉज एमयू ऐसा ही पेपर बनाता है, एक दो पोर्शन जो रहता है इसका टफ रहता है और दूसरा वाला हार्ड रहता है, या फिर दूसरा वाला आसान रहता है। ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं अपने सोल्यूशन की। अभी मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के। ठीक है। ये सारे जो आसान क्वेश्चन आए थे, देखते हैं आपने कैसे लगाया है, उनको क्या लगाया है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंपल ही है। इसमें देखो वर्ड को पकड़ो, वर्ड क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली मोशन है। पहला क्या है, मूविंग यूनिफॉर्मली, ए आर्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। अब मैंने आपको सिंपल बताया था कि जब भी हमारे कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो स्पीड है ना अदनान भाई, स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। सिंपल सी बात है भाई, कांस्टेंट हो जाती है। अब ये जो वी टी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें स्पीड वेलोसिटी जो होती है हमारी, वो कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि वी टी ग्राफ है। अब जब ये कांस्टेंट हो जाएगी तो मुझे बताओ क्या होगा। यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी तो अब इन चारों में से देख लो भाई, किसमें हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बात खत्म हो जाएगा उसमें। पहला देखो, पहला तो भाई कांस्टेंट नहीं, बिकॉज हियर इज वी एंड हियर इज टी। यहाँ पे देखोगे तो वी टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है हमारा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा वाला देखो भाई, यहाँ पे बिल्कुल सही है, टी के साथ टाइम के साथ देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी यहाँ पे दिख रही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला नहीं हो सकता भाई, बिकॉज यहाँ पे देखो पहले घटा बढ़ा, यहाँ से कुछ हो रहा है, ये नहीं। और डी वाला तो हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे क्या है, टाइम को कांस्टेंट दिखा दिया है, वेलोसिटी बढ़ी है, तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। सो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत आसान था, बस आपको यही इसमें कैच करना था, इस कॉन्सेप्ट ये लगाना था कि यूनिफॉर्मली मोशन है। सो यूनिफॉर्मली मोशन इट मीन्स हमारी स्पीड जो हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और वहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। आई होप बहुत आसान था, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर एक पत्थर को फेंका गया ऊपर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। फिर क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है व्हेन इट रीच एट टू पी, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट पी दे दिया, ये देख रहे होगे। फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू एट पी, इसमें यानी कि जो पी की पे वैल्यू है वो क्या क्या होगा, पी पे क्या होगा, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या फिर इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इट्स वेट। क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, क्या जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, या इसका वेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कहीं जाएंगे ही नहीं, हम सिंपल बात करेंगे कि भाई हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और अगर ये जो पहला वाला है ना, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, तो आप यहीं से देख सकते हो, जो पहला वाला है हमारे पास पोर्शन, कौन सा पोर्शन, पहला वाला जो ऑप्शन है, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो जब वेलोसिटी जीरो होती है ना, तो इसको जो कंपोनेंट को अगर मैं बांटूं भी इस तरीके से, अगर आप ले लो, एक वी है, इधर बढ़ता है हमारे पास वी कॉस थीटा। वैसे ये 11th का कॉन्सेप्ट है, फिर भी आप सीख लो थोड़ा सा। और इधर बनता है हमारे पास एंगल की दूसरी तरफ, अगर ये हमारे पास थीटा है तो इधर वी कॉस थीटा, इधर वी साइन थीटा। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, तो ये जो होता है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला वी साइन थीटा, ये जीरो हो जाता है। इट मीन्स एट
मतलब मैक्सिमम हाइट पर यहाँ जो होती है हमारे पास मैक्सिमम हाइट होती है एच, तो यहाँ पे क्या होता है वी साइन थीटा हो जाता है जीरो। इसका मतलब पहले वाला तो होगा नहीं ऑप्शन। वैसे अगर इतना सब मैं ना बताऊँ आपको तो सिंपल इसका बाद पोटेंशियल एनर्जी हाइट होती है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास क्या होता है फार्मूला एम जी एच। तो इस वजह से एच यानी मैक्सिमम हाइट मिल रही है तो क्या होगी मैक्सिमम हो जाएगी, ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। बाकी ऑप्शन आप कट करना चाहो तो देखो यहाँ से ये तो नहीं होगा, बिकॉज हमने वही बताया कि वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है, ये वी कॉस थीटा से ज़्यादा होता है यहाँ। दूसरी चीज़ फिर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करो भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv²। अब वी जीरो है तो यानी कि ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी ग्रेटेस्ट नहीं हो रही है, तो यानी कि बी ऑप्शन भी चला गया। और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज एम जी एच, एम जी एच और वेट में तो भाई एम जी होता है, हमारे पास एच की बात ही नहीं आती, तो ये भी कट गया, तो सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। क्लियर, इसके पीछे की भी लॉजिक आप समझ गए होंगे आप कॉन्सेप्ट को। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है मुझसे, अगला ये कह रहा है धन भाई द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी से दो सवाल हमारे पास पूछ लिया है, इस बार वर्क एनर्जी पावर को ज़्यादा दे दिया है इन लोगों ने इंपॉर्टेंस, ठीक है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मून ऑन मून, हमें चांद पे निकालना है भैया, एट हाइट 4 मीटर एंड 6 मीटर फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। सिंपल बताओ भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 किलोग्राम डिवाइड बाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 6 किलोग्राम, 6 मीटर सॉरी 4 मीटर एंड 6 मीटर दोनों के लिए देखो, इसका क्या होता है एम जी एच, एच कितनी है 4 मीटर, और यहाँ पर एम, एम कितना है एम यहाँ पर सेम है, एम एम को क्यों नहीं वैल्यू रख रहा हूँ बिकॉज एम दोनों के लिए सेम है, यहाँ पे 5 किलोग्राम दूसरे का भी 5 किलोग्राम होगा, जी भी दोनों के लिए सेम होगा। यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास 6 मीटर, एम जी कैंसिल 4 2 3, सो कैंसर कितना आएगा हमारे पास 2/3। बहुत आसान क्वेश्चन था एक लाइन का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मैंने बस रेशियो निकाला है दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखो, यहाँ पर देखो अगला, अगला कह रहा है मुझसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो क्या करना था हमें, हमें यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व कराना था भाई। सिंपल हमने बात की थी मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए क्या होता है हमारे पास m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहाँ पर हमारे पास m1 जो था वो मतलब कि v1 m1 जो था वो पहली बॉडी का मास था, m2 दूसरी बॉडी का, v1 जो था हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, v2 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बॉल ऑफ मास m1 मूविंग एट ए स्पीड v हिट्स अनदर बॉल ऑफ मास m2 एट रेस्ट एंड स्टॉप। अब यहाँ पर दो इधर है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक है हमारे पास m1 और उसकी वेलोसिटी हमने ले ली है u1, फिर दूसरा हमारे पास दे दिया m2 और उसकी वेलोसिटी u2, लेकिन u2 क्या है m2 की जो वेलोसिटी रेस्ट पर है, इसका मतलब ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, दूसरे का हमारे पास हो जाएगा इफ द मोमेंटम रिमेन कंजर्व। दूसरा क्या है, अब दूसरी साइड जब बॉल जाएगी भाई सब सेकंड बॉल, कितना हो जाएगा यहाँ पर m2 v हो जाएगा, ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इसको m1u, क्योंकि ये जीरो हो गया, इक्वल टू m2v। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना भाई साहब दूसरे उसकी वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द सेकंड बॉल। तो सेकंड बॉल में क्या आ जाएगा यहाँ पर v इज इक्वल टू m1 m2 बाई u, ये हो जाएगा। देखो भाई साहब कौन सा ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने लगाया है बहुत ज़बरदस्त लगाया है, आसानी से आपको इसमें मोमेंटम कंजर्व करा देना था और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो भाई साहब ये भी हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गया, ये भी जो पार्ट होता है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और किस में आता है, सॉरी, ठीक है। अब देखो अगला पार्ट, देखो अगला पार्ट क्या कह रहा है भाई साहब, यहाँ पर कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6। हमें पता है भाई कि भाई जो हमारे अर्थ पर अगर होगा हमारे पास 36, तो वहाँ पर हो जाएगा 6 किलोग्राम वेट किसी भी उसका, होता है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें तो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है 1/6 हो जाता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, द वेट इज न्यूटन ऑफ ए 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इन मून इज, तो यानी यहाँ पर अर्थ पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का 10 किलोग्राम है तो मून पर क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप इसको कैसे निकालोगे, आप इसको सिंपल निकालोगे, इतना भाई हमें पता है वेट कैसे आता है, एम जी आता है, तो वेट एम कितना दे रखा है, एम दे रखा है 10, ठीक है, इंटू 10। अब यहाँ पर कितना दे रखा है अपने पास, एम दे रखा है 10, और इसके लिए हमारे पास कितना होता है, ये होता है हमारे पास 10 इंटू जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें या 9.8 ले लो, जितना भी ले लो, तो भाई 10 दाइए 100 आ गया, ये आ गया वेट। अभी क्या था 100 का लेना है हमें 1/6, 6 लेना है। मैंने क्यों लिया, क्योंकि भाई यहाँ पे मून पे बात करना है, मून पे। सो जब किसी भी उसका मून पे 1/6 हो जाता है, तो 6 करेंगे तो कितना आएगा भाई सब देख लो, 6 से करोगे 2, तो 6 से पहले 5 से कितने से काट लो, 3 से 2 से काट लो, 2 दिया 6, ये आ गया 50। फिर इसको करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये देख लो भाई साहब यहाँ से 50 दिया कितना हो जाएगा, 3 16 3 48 एंड 16 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, बस इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना था भैया कि हमारे पास जो वेट है वो 1/6 होता है मून पे, हमें पता है इसकी बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है ए प्लेयर किक्स अ बॉल
और फिर मास 250 ग्राम। देखो यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रिक लगाना होगा, थोड़ा-सा दिमाग लगा के करना होगा। क्या करता है, 250 ग्राम की बॉल को हिट करता है। द बॉल लीव्स हिट फूड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। द वर्क डन, अब वर्क डन निकालना है भाई साहब, वर्क डन निकालना है। वर्क डन मैंने बताया था क्या क्या होता है। वर्क डन एक तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है मैंने बताया था चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तीसरा क्या बताया था, तीसरा मैंने बताया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था आपको फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये बताया था। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब क्या होगा, 1/2 mv आई का स्क्वायर माइनस का 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर, यही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखो ये वी फाइनल यहाँ रहेगा और दिस इज वी इनिशियल, दिस इज वी इनिशियल। अब यहाँ पे वी इनिशियल जीरो है बिकॉज यहाँ पे क्या था, बॉल रुकी हुई थी, इसने हिट किया था, यानी कि यू जीरो हो गई हमारी पास, वी इनिशियल जीरो, तो ये पूरा पार्ट हो गया जीरो। सिर्फ हमें वैल्यू किसकी निकालती है, 1/2, तो 1/2 एम कितना है यहाँ पर, मास है देखो 250 ग्राम। अब ग्राम है भैया और यहाँ पे मीटर पर सेकंड, तो मतलब ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सो 250 ग्राम, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, 250 ग्राम डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा, 0.25 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे रख दो भाई, कितना हो जाएगा 0.25, तो कितना हो जाएगा 0.25 इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है भाई साहब, वी हमारे पास 20, सो 20 का स्क्वायर, इसका मतलब 20 इंटू 20 कर दो। अब इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो दो, दो ढाई हम 20 और 20 ढाई 200, 225 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 दूना 50 और दो जीरो पॉइंट घटाओगे खत्म, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास, 50 जूल, 50 जूल आ जाएगा। क्लियर, देखो बहुत आसान था, बस इसमें क्या करना था आपको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा देना था, 1/2 mv स्क्वायर से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलो वैसे अगला देखते हैं। बहुत आसान था ये वाला पार्ट भी, बिल्कुल भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था बायोन्सी फोर्स, अगर आपको पता है कि क्या होता है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसमें कह रहा था ए राफ्ट ऑफ वुड, डेंसिटी हमें उसकी दे रखी है ऑफ मास 120 किलोग्राम फ्लोट्स इन वाटर, द वेट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कह रहा है कि एक लकड़ी है, ठीक है, एक लकड़ी का एक बेड़ा, इट मीन्स द राफ्ट ऑफ वुड, जो कि क्या है, जिसका मास है 120 किलोग्राम, ये क्या कर रहा है, वाटर पे फ्लोट कर रहा है और ये जस्ट सिंक होने जा रहा है। तो अब हमें पता है जस्ट सिंक की कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो बायन फोर्स है, ठीक है, बायन फोर्स को क्या करना होगा, बराबर करना होगा इस मास, किसके मास की, यानी कि 120 किलोग्राम प्लस का एक और मास आएगा जो कि क्या, किसका होगा, जो फ्लूइड है उसका होगा। तो हम उसको एक्स मान लेते हैं, हम यही एक्स हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाउंड फोर्स निकाल लेंगे। बाउंड फोर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है बाउंड फोर्स के लिए हमें पता है फार्मूला होता है ये रो वी जी। ठीक है, वो अभी हम लगाएंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस लकड़ी की। वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, हमें पता है वी इक्वल रो इक्वल क्या होता है, एम बाई वी। तो यहाँ से रो वी इक्वल टू हो जाएगा एम बाई रो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास हमें दे रखा है 120 किलोग्राम, और यहाँ पे रो की कितनी वैल्यू है, रो की देख लो, डेंसिटी में दे रखा है 0.6 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 12/60, 12/60 यानी कि 1/5। ठीक है, अब 1/5 यानी कि 0.2 मीटर क्यूब, दिस इज 0.2 मीटर क्यूब। क्लियर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर फिर आएगा अपने पास क्या करना होगा, जो हमारे पास लिक्विड है वो क्या, वाटर है, तो वाटर की कितनी होती है भाई डेंसिटी, हमें पता है वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम इंटू वॉल्यूम है, कितने निकालना है 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जो जी है ना उसकी हम वैल्यू नहीं रखते हैं अभी, बिकॉज ये जी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज जब हम इसको किलोग्राम से न्यूटन में बदलेंगे तो ये जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 1000 से दूना 2000 हो जाएगा और एक पॉइंट की वजह से ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 200 किलोग्राम। बट ये हमारे पास आंसर नहीं है, हमारे पास क्या आया है, ये टोटल आया है बाउंड फोर्स। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टोटल की वैल्यू रखनी होगी 200। देखो इस इक्वेशन से मैं ला रहा हूँ यहाँ से, देखो 200 यहाँ पे, 200 इज इक्वल टू 120 प्लस का एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 माइनस 120 यानी कि 80 किलोग्राम। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 किलोग्राम। बिकॉज यहाँ पे क्या करना है, हमें वो वैल्यू निकालनी है जिससे जस्ट सिंक होने वाला है, यानी कि अभी वो पूरी तरह डूबा नहीं है, बस डूबने जा रहा है, उस केस में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको मॉडरेट से हार्ड की कैटेगरी में ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखो भाई साहब, अगला वाला तो बहुत आसान है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा था उसका कोई वर्क ही नहीं था, फ्रीक्वेंसी से आपको उससे कोई लेना देना था ही नहीं भैया, बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे यहाँ पर सिंपल पूछ रहा था
कि ये बताओ टाइम हमें बताना है, टाइम बताना था। और क्या दे रखा है, ए डॉग बार्क्स, और किसमें इको कंडीशन, तो इको में मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका कुछ वर्क होता नहीं है, हमें किससे काम है, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है अपने को, वी दे रखा है अपने को 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरी तरफ हमें दे रखा है क्या, एक ऑब्स्टेकल है जिससे लड़ने के बाद उसकी आवाज़ जो है वापस आती है जब एक कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, डॉग बार्क्स। उसके बाद क्या हो रहा है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे समझ लो, यहाँ पर एक कोई दीवार है, कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ पर हमारे पास कुत्ता है, ठीक है, वो भौंक रहा है। अब जब वो भौंकेगा तो समझो अगर यहाँ से जा रही है 10 मीटर, तो उसके पास आने में भी तो लगेगा 10 मीटर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 10 20। इसका मतलब जो डिस्टेंस टोटल हो जाएगी 20 मीटर। बस यही कॉन्सेप्ट लगाया, बात खत्म। अब आपको पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है हमारे पास डी बाई टी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू डी बाई वी। इसका मतलब डी कितना है, 20, वी लेंस अपॉन वेलोसिटी। ऑफ वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी अपने पास 330। ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, 330। तो यहाँ से जब आप निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.06 सेकेंड। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, इसमें बस वही निकालना था आपको, बस ये पता होना चाहिए कि जो डॉग जब भूकेगा तो यहाँ से एक बार जाएगी और एक बार आएगी उसके पास, तो 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। बस ये इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। चलो भाई आगे बढ़ो, अगला देखो। अगला अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पे? अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक एन इलेक्ट्रिकल केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट 20 या 220 वोल्ट। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर, हमें रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर ऑफ द केटल निकाल। आपको पता है कि फ्यूज क्या करता है, फ्यूज ये करता है भाई, जो हमारे पास जो करंट होता है या जो वोल्टेज होता है वो तेजी से बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करता है, यानी कि अगर उसकी जो लिमिट्स है, जो फ्यूज की लिमिट है उससे ज़्यादा आ गई तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो आगे लाइट को पास नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते थे वो बच जाते हैं। आपने देखा होगा भाई, स्टेबलाइजर वगैरह इसी तरह से बचाता है हमारी चीज़ों को। यहाँ पर क्या होगा, ये हमें रेटिंग निकालनी है। रेटिंग का मतलब आपको सिंपल आई निकाल देनी है, मैक्सिमम जो होती है आई की वैल्यू। सो क्या आता है हमें पता है भाई, पी इक्वल टू वी आई, आपको पता है, सिंपल। तो यहाँ से निकाल दो, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा पी बाई वी। अब पावर हमें कितना दे रखी है, 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट को वाट में बदल दो भाई, यानी कि 1000 वाट डिवाइड बाई वोल्ट, वोल्ट है 220 वोल्ट, इसको इससे डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 22 को। जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 4.45 के राउंड। कितना आएगा, इट इज़ बिकम 4.45 के राउंड। तो यानी कि हम इसको 5 लगा देंगे, 5 ले लेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान था भैया ये भी। चलो भाई आगे बढ़ो, अगला देखो। ये भी भैया बहुत आसान था, बस इसमें थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखनी होगी कि हमसे पूछ कैसे रहा था। ये हमसे पूछ रहा था कि ए से बी के बीच में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। मैं क्या करता हूँ ना, इस फिगर को थोड़ा सा आसान बना देता हूँ आपके लिए। ये देखो, यहाँ पे फिगर को मैं थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पॉइंट ए, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका पॉइंट बी। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, अब पॉइंट ए पॉइंट बी के बाद यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को इस तरीके से मैंने कर दिया एक ऐड। फिर यहाँ पे देखो, ये जो आपका टेढ़ा मेढ़ा बन रखा था ना, उसको मैंने एक आसानी से बना दिया। अब आप इसका बता पाओगे आसानी से। ये भी हमारे पास 10, ये भी हमारे पास 10, ये हमारे पास 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब आप आसानी से बता पाओगे जी अदन भाई, हमें दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये दोनों सीरीज़ में, और ये तीनों फिर पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब हमें करना होगा 1/20 प्लस 1/20 प्लस का 1/10। क्लियर, बिकॉज इन दोनों को मैंने सीरीज में ले लिया, 10 10 20 10 10 20, और सबको किस में ले लिया मैंने, पैरेलल। तो इट इज बिकम 20 एंड दिस बिकम 1 प्लस 1 प्लस 2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 4/20। इसका मतलब 1/5, 1/5 यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास, ओनली 5, बिकॉज इट इज़ आर इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं। ये किसकी वैल्यू थी, ये थी 1/r इक्विवेलेंट की। क्लियर, तो यहाँ से 5 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, डायनामो क्या करता है। अब डायनामो में बहुत सारे बच्चे गलती करके आए हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नहीं करता है कन्वर्ट मैकेनिकल में। भाई वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। मतलब क्या करते हो, सिंपल इसको सोचो। डायनामो एक ले लो, डायनामो जनरेटर। अब जनरेटर कैसे स्टार्ट होते हैं, पहले हम लोग मैकेनिकल एनर्जी उसको देते हैं, उसके बाद वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करता है कि नहीं। भाई वही चीज़ कर रहा है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा करता है, डायनामो करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेके आया हूँ, देख रहे हो, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। आपको बहुत अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन आ भी रखा था। अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं तो आपने आसानी से कर लिया होगा। इसमें आपको पता है क्या होता है, जो हमारा थंब होता है वो हमारे फोर्स की डायरेक्शन देता है, ठीक है। थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन देता है, फोर्स की। ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, थंब किसकी डायरेक्शन देता है, फोर्स की। ये मैग्नेटिक फील्ड ये वाली उंगली की, और डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। आपको पता है ये तीनों 90 डिग्री पे होते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल से। देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बस हमें यहाँ पर यही कह रहा था, एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो ये इलेक्ट्रॉन की
डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी हमारी करंट की डायरेक्शन, यानी कि हमारी जो करंट होगी वो इस साइड आई। तो इस केस में आप लगा दोगे, जैसे ही लगाओगे तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी फोर्स वो अंदर की तरफ इनटू द पेज। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए इस तरीके से लगाओगे ना, इस तरीके से, तो आपकी क्या आ जाएगी, ये फोर्स होगा ये वाला, ये थंब जो है वो अंदर की तरफ इनटू द पेज हो जाएगा। ठीक है, करके देख सकते हैं आप, आसान था ये वाला भी। अगला देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे ये भी बहुत आसान है, और इसमें क्या कह रहा है, द फिजिकल प्रोसेस थ्रू विच रेनबो अपीयर्स। अब हमें पता है कि रेनबो क्या करता है भाई साहब, जो कलर होते हैं वो अलग उसमें डिसअपियर हो जाते हैं, डिस्पर्शन हो जाता है, डिस्पर्शन, यानी कि ऑप्शन डी डिस्पर्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर हम एक प्रिज्म भी लगाते हैं, प्रिज्म के केस में हमने पढ़ा था कि व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट क्या करता है यहाँ पर अलग अलग उसमें विबग्योर में टूट जाता है, पता है कि नहीं, हमने पढ़ा था यहाँ पर विबग्योर, विबग्योर हमने पढ़ रखा था। तो वही है, ये क्या है, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या है ये, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और यही चीज़ रेनबो में भी होती है। चलो भाई अगला देखो, अगला तो बहुत आसान है, ये तो मैंने भाई भर भर के करवाया था, ये तो कोई बड़ा मना नहीं कर सकता कि अदनान भाई आपने बताया नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन भाई साहब इतने आसान मिल जाएं तो फिर क्या कहना। देखो यहाँ पर बस इतना कह रहा है ये कि द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस पावर, पावर दे रखी है भाई, इतना सब पढ़ो ही मत, डायरेक्ट पावर दे रखी है 1.5 डायोप्टर, फोकल लेंथ निकालनी है, क्या होता है भाई 1/d, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में ऑप्शन है, यानी कि हम क्या लगा देंगे 100/p, उसके बाद भाई 100 डिवाइड बाई पी, पी की वैल्यू कितनी है 1.5, सो 1.5 इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, जैसे ही सॉल्व करोगे आ जाएगा इसका 66.6666, भाई इसको कितना कर देना है आपको 66.7, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्लियर। 15वां देखो, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भाई सबके लिए ट्रू है, प्लेन मिरर के लिए भी, कॉनकेव के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए भी, ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई भी भाई साहब मिरर ले लिया, कोई हमारे पास मेटल आ गई उस पर भी रिफ्लेक्शन का जो लॉ होंगे वो फॉलो होंगे, कोई हमारे पास स्फेरिकल सरफेस में आ गया रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो भी, उसमें भी रिफ्लेक्शन के लॉ सारे उसमें फॉलो होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है इन अ सोलर सेल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल यूज, हमें पता है सोलर सेल में हम कौन सा यूज़ करते हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइस, जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं इसमें सोलर सेल के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि जो सारे क्वेश्चन है आपने अच्छे से किए होंगे, अगर आपको अभी कोई डाउट है तो बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मैथ के जो क्वेश्चन के आंसर है उसको भी मैं लाने की कोशिश करूँगा आगे वीडियो में। ठीक है, सो आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अब आप मूव ऑन कीजिए, अगर क्वेश्चन मतलब पेपर अच्छा भी गया तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गया तो भी आप अगली तरफ आगे क्या करना है, हमें कैसे करना है, किस तरह से, और कंटिन्यू करना है अपनी पढ़ाई को। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर करना चाहिए।